आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष सीखने वाले सभी भाई बहनों को गुरुदेव की कृपा बनी रहे। गुरु की आराधना करें, केसर का तिलक लगाएं और ज्योतिष में पठन पाठन में आगे प्रगति करते जाएं। आज हम क्लास लेके आए हैं एक वास्तु के बारे में। लाल किताब के अनुसार वास्तु क्या है? ऐसे आपने बहुत सारे वास्तु शास्त्री देखे होंगे जो वास्तु पुरुष के हिसाब से घर का वास्तु कर देते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं आता, फिर दूसरा वास्तु करते हैं, फिर कुछ नहीं समझ में आता, घर में पूरा तोड़ फोड़ कर देते हैं। एक वास्तु शास्त्री को वास्तु पुरुष के हिसाब से वास्तु नहीं करना चाहिए। वास्तु हमेशा कुंडली के अनुसार करना चाहिए। जैसे कि कुंडली में काल पुरुष है, तो काल पुरुष में क्या है, मेष राशि आती है पहले घर में, तो वो जो काल पुरुष है मतलब विष्णु जी की कुंडली है, वो जो है सिर हो गया काल पुरुष का। अब जातक है, जातक की मेष राशि कहां जा रही है, कंधे में जा रही है कि जंघाओं में जा रही है, उसके सिर पे काल पुरुष का कौन सा भाग आ रहा है, ये देखना जरूरी है। तो इस प्रकार वास्तु पुरुष के हिसाब से वास्तु करना उचित नहीं है, उसका रिजल्ट भी सही नहीं आता है। फिर आप एस्ट्रो वास्तु करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे क्लास भी किए होंगे। वास्तु की एक मुख्य बात है कि वास्तु सदा जो गृहिणी है घर की, उसकी कुंडली को लेकर करना चाहिए। वो घर की लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी है, तो जो मेन गृहिणी है घर की, उसकी कुंडली को लेकर वास्तु करना चाहिए। प्रकृति ने भी जो चिड़िया और चिरौटे रहते हैं, तो जो घोंसला बनाने की जो शक्ति दी है वो चिड़िया को दी है। चिरौटा तिनके भले बिन के लाएगा, लेकिन जो घोंसला बनाती है वो चिड़िया ही बनाती है। जो फीमेल बर्ड रहेगी वो घोंसला बनाएगी। तो ये घर जो है इंसानों का घोंसला ही तो है। अब या मान लीजिए जैसे कि आप एक ही डायरेक्शन में कई लोगों के घर बने हैं, या घर छोड़िए आप फ्लैट ले लीजिए कि फ्लैट है, आपके ऊपर भी एक फ्लैट है, आपके नीचे भी फ्लैट है, लगातार 20-30 माले तक फ्लैट ही फ्लैट है और सबका द्वार एक ही दिशा में है। फिर भी आपको जो आपके ऊपर नीचे के जो पड़ोसी हैं, कोई रोग से ग्रस्त होगा, कोई बहुत धनी होगा, किसी की संतान सुख न देती होंगी, कोई कर्ज से परेशान होगा। सभी के फ्लैट का डिजाइन एक है और दरवाजा जो मुख्य द्वार है उसकी दिशा भी एक है। तो वैदिक में नियम बताया गया है कि दरवाजा किस तरफ से रखना चाहिए, कुंडली को देखकर। पूजा घर कहाँ रखना चाहिए, या घर में जो हमारा खजाना है वो कहाँ रखना चाहिए, तिजोरी कहाँ रखें, वैदिक के नियम हैं। अब लाल किताब के अपने नियम हैं और जो बहुत सटीक बैठते हैं और कारगर हैं। तो जब भी आप वास्तु करें तो वास्तु जो लाल किताब के अनुसार करते हैं, यहां पर मैं लाल किताब के वास्तु की ही बात करूंगा, वैदिक की नहीं। जब वैदिक का कोई क्लास बनाएंगे तो उसमें वैदिक का वास्तु बताएंगे। तो लाल किताब के अनुसार जो वास्तु किया जाता है उसमें मुख्यतः है कि जो जातक है, जातक के हाथ की लंबाई वो बहुत महत्वपूर्ण है। जातक के हाथ की लंबाई और जो घर के जो माप हैं उसका जो कैलकुलेशन निकलता है एक, उसके अनुसार लाल किताब में वास्तु देखा जाता है। अब बड़े बड़े वास्तु वाले रहते हैं। अब मैं क्या बोलता हूं कि मकान छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, 3 आदमी 4 आदमी किराए पे रह रहे हैं, पार्टनरशिप में रह रहे हैं, एक ही कमरे का घर है बस। अब आप वास्तु बताइए, अब किसका क्या कहां रख देंगे कि वास्तु ठीक हो जाए। अब उसमें भी तीनों चारों व्यक्तियों की परिस्थिति अलग अलग रहेगी। किसी की सैलरी कम, किसी की ज्यादा, कोई बेरोजगार और कोई रोज नौकरियां ठुकराता होगा। एक ही कमरे में रह रहे सब पार्टनर हैं, अब आप क्या वास्तु करेंगे? तो चाहे एक कमरा हो या पूरा संपूर्ण घर हो, ये जो जातक के हाथ की लंबाई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि घर का वास्तु और जातक जो कुंडली वाला है उसके हाथ की लंबाई
का क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो हाथ की लंबाई है, हाथ जो बने हैं वो ईश्वर ने जब पैदा किया है तो निश्चित कर दिया है कि बेटा तुम्हारे हाथ पैर की लंबाई कितनी होगी, सिर गोल होगा कि चपटा होगा, नाक चौड़ी होगी कि पतली होगी। तो आप एक अलग व्यक्ति हैं, सारी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं। तो देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। लाल किताब के अनुसार लंबाई चौड़ाई की माप कुंडली वाले के हाथ के लंबाई के अनुसार किया जाता है। अब हाथ की जो लंबाई लेना है वो कहां से लेना है कि एक हाथ, लाल किताब के अनुसार जो एक हाथ कहते हैं वो जो अपने हाथ की जो कोहनी है, जहां से फोल्ड होता है हाथ, कोहनी की जो उभरी हड्डी है, उभरी हड्डी से जो बीच की उंगली है उसके अंतिम छोर तक, उस उंगली के पोर तक की जो लंबाई होगी वो एक हाथ कहलाएगी। कोहनी की उभरी हुई हड्डी से लेकर जो ये शनि की उंगली है बीच वाली, इसका जो अंतिम पोर है वहां तक की आप लंबाई नाप लीजिए, वो हो गई एक हाथ। अब इसके कैलकुलेशन के लिए कि मकान का शुभाशुभ निकालने का सूत्र, कि वो मकान उस कुंडली वाले के लिए शुभ असर देने वाला है या अशुभ असर देने वाला है। इसका एक फॉर्मूला है, सूत्र है कि लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई में चौड़ाई को जोड़ना है और उसको गुणा करना है 3 से, फिर उसमें से 1 घटाना है और जो भी आए उसको फिर 8 से भाग देना है। यानी कि घर की लंबाई लीजिए और घर की चौड़ाई लीजिए। आपका घर 1 कमरे का हो, 2 कमरे का हो, 10 कमरे का हो, कैसा भी हो, घर की लंबाई में घर की चौड़ाई को जोड़ दीजिए, उसमें 3 का गुणा करिए, फिर उसमें से 1 घटा दीजिए और अंत में 8 से भाग दे दीजिए। अब क्या है, आपको एक अंक मिलेगा, भाग देने पर एक अंक मिलेगा, कुछ शेष आएगा। तो ये जो शेषफल आ रहा है, जो भी शेष अंक आएगा वही अंक निर्धारित करेगा कि कुंडली वाले के लिए या किसी जातक के लिए जिस घर में रह रहा है वो शुभ प्रभाव देगा या अशुभ प्रभाव देगा। अब यदि शेषफल शून्य या कोई सम संख्या आती है, सम संख्या होती है 2 4 6 8 10, तो शून्य आ जाए या 2 4 6 आ जाए तो उस व्यक्ति के लिए वो घर अशुभ होगा। और यदि विषम संख्या आ रही है 1 3 5 7, तो उस व्यक्ति के लिए वो घर शुभ होगा। अब 2 या 2 से अधिक जातक रह रहे हैं तो हाथ की लंबाई लीजिए और इस फॉर्मूले में लगाइए। अब हाथ की लंबाई से आप घर को नाप नहीं सकते, तो आपको क्या है कि अपने हाथ की लंबाई नापिए, इंचों में लिख लीजिए कि 10 12 15 इंच 20 इंच जितना भी आए, और जो घर की लंबाई चौड़ाई है वो भी इंचों में निकाल लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए हाथ के इंचों से, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि घर की लंबाई कितने हाथ है और चौड़ाई कितने हाथ है। तो हाथ से निकालना है। सम अंक या शून्य अशुभ असर, और विषम अंक आने पर सदा ही शुभ असर होगा। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपना मकान बना लिया है या किराए पर कहीं रह रहा है, नया मकान नहीं बनाया, नया मकान बनाना है तब तो आप सूत्र लगा के देख लेंगे कि हमें कितना लंबा और कितना चौड़ा मकान बनाना चाहिए, और ये जो अंक आ रहे हैं इन्हीं के अनुसार खिड़की और दरवाजों की संख्या भी शुभ अशुभ प्रभाव डालती है। तो अब मान लिया आपने घर बनवा लिया है, तो क्या करें, और घर तोड़ भी नहीं सकते, तो यहां पर तोड़ा ताड़ी कुछ नहीं करना है, आपको उपाय करना है। कब उपाय करना है, जब मकान अशुभ असर दे रहा। अशुभ असर कब देगा, ये जो हाथ वाला फॉर्मूला निकाला, जब सम अंक आए या शून्य आए तो अशुभ असर देगा। तो हम घर में कोई तोड़ा ताड़ी नहीं करेंगे, अब उपाय कर लेंगे। कौन से, लाल किताब के कीमती उपाय हैं। अब मान लीजिए कि शेषफल शून्य बचता है, तो मंगल शनि या केतु को खाना नंबर 6 में रहने पर जो उपाय किया जाता है वो उपाय कर लें। यदि शेषफल 2 आता है तो बृहस्पति और शुक्र या केतु खाना नंबर 6 में रहने पे जो उपाय किया जाता है लाल किताब के अनुसार वो उपाय कर लीजिए। यदि शेषफल 4 आता है
तो शनि खाना नंबर 4 में जो उपाय होता है वो कर लीजिए, या केतु खाना नंबर 6 का उपाय करें। यदि शेषफल 6 बचता है तो सूर्य प्लस शनि साथ में रहने पर खाना नंबर 6 में, या केतु खाना नंबर 6 में रहने पर जो उपाय किया जाता है वो कर लें। अब आप देख रहे हैं कि 0, 2, 4, 6 आने पर जो हम उपाय कर रहे हैं वो कुछ ग्रहों के हैं, लेकिन केतु सब में कॉमन है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि यदि आपकी सम संख्या आती है, आप केतु 6 का उपाय कर लें, और यदि अन्य जो ग्रहों का बताया गया है उनका भी करेंगे तो और उत्तम है। तो केतु 6 का आप क्या उपाय कर सकते हैं? केतु 6 में क्या है कि ससुराल से मिली सोने की अंगूठी बाएं हाथ में पहनना, केतु 6 का बढ़िया उपाय। अब जिसकी शादी नहीं हुई, ससुराल नहीं हुआ, अंगूठी भी नहीं मिली, वो क्या करे? तो वो क्या कर सकता है कि कुत्ते की सेवा करे। केतु का बढ़िया उपाय, कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं। या आप क्या कर सकते हैं कि 43 दिन केलों का दान करें। 6 केले 43 दिन तक लगातार दान करिए, वो भी केतु 6 का उपाय है। या जिसका चंद्रमा खाना नंबर 4 में बैठा हो, तो वो व्यक्ति 6 लहसुन की कलियां, मतलब केतु उसका 6 में का हमें उपाय करना है और चंद्रमा 4 में बैठा रहना चाहिए, केवल उसके उस व्यक्ति के लिए ये उपाय है। 6 कलियां जल प्रवाह करें, 6 दिन लगातार कर दें। और सबसे आसान क्या है, आप कुत्ते की सेवा करें, ये 43 दिन तक 6 केले दान करें। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। इसे लाइक करें और आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।